आज बात करते हैं गुरमीत राम रहीम सिंह की। एक ऐसा नाम जिसने आस्था, ताकत और जुर्म इन सब के बीच की लकीर को जैसे मिटा ही दिया हो। तो चलिए समझते हैं कि ये शख्सियत आखिर बनी कैसे और फिर कैसे हुआ इसका पतन। ये जो लाइनें हैं ये बहुत डरावनी हैं और ये ली गई हैं एक गुमनाम खत से जो 2002 में सीधे भारत के प्रधानमंत्री को भेजा गया था। बस इसी एक खत ने एक ऐसे भयानक सच से पर्दा उठाया और न्याय की एक ऐसी लंबी लड़ाई शुरू की जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसी खतरनाक खत की। आखिर क्या था इसमें जिसने एक बहुत ही ताकतवर आध्यात्मिक संगठन की दीवारों के पीछे छिपे एक बेहद डरावने सच को दुनिया के सामने ला दिया। देखिए 2002 के इस खत में जो आरोप थे वो सच में चौंकाने वाले थे। इसमें साफ साफ लिखा था कि डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम अपनी ही महिला अनुयायियों, जिन्हें साध्वी कहा जाता था, उनका एक सिस्टमैटिक तरीके से यौन शोषण कर रहा था। और वो ये सब कैसे करता था? अपनी भगवान वाली इमेज का इस्तेमाल करके। एक पीड़िता को तो उसने यहाँ तक कहा, मैं भगवान हूँ। मतलब अपने घिनौने कामों को सही ठहराने के लिए भगवान का नाम इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन सच बोलने की कीमत बहुत बड़ी थी। जैसे ही ये गुमनाम खत सामने आया, कुछ ही महीनों के अंदर इससे जुड़े लोगों को एक एक करके रास्ते से हटाया जाने लगा। एक डेरा मैनेजर जिस पर शक था, उसकी हत्या हो गई और जिस पत्रकार रामचंद्र छत्रपति ने इस खत को छापने की हिम्मत की, उसे उसके घर के बाहर ही गोली मार दी गई। ये एक सीधा और साफ संदेश था कि जो भी मुंह खोलेगा उसका यही हश्र होगा। तो सवाल ये उठता है कि एक अकेला इंसान इतना ताकतवर बना कैसे? ये समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और देखना होगा कि इस गॉडमैन को बनाया कैसे गया था। देखिए, पहले ये समझना जरूरी है कि ये डेरे होते क्या हैं। खासकर उत्तर भारत में डेरे एक तरह के धार्मिक सामाजिक संगठन होते हैं। ये अक्सर उन लोगों को सहारा देते हैं जिन्हें समाज की मुख्य धारा में जगह नहीं मिलती, खासकर निचली जातियों और हाशिए पर रहने वाले लोगों को। और 1948 में बना डेरा सच्चा सौदा इन सब में से सबसे मशहूर और ताकतवर डेरा बन गया। तो डेरा सच्चा सौदा की कमान कैसे बदली वो भी देखिए। पहले थे इसके संस्थापक शाह मस्ताना बलूचिस्तानी, फिर आए शाह सतनाम सिंह। लेकिन 1990 में अचानक बहुत ही कम उम्र में गुरमीत राम रहीम सिंह को डेरा का प्रमुख बना दिया गया और उसका गद्दी पर बैठना शुरू से ही विवादों में था। ऐसी भी बातें उड़ी कि उसने धमकियां देकर ये कुर्सी हासिल की थी। शायद ये आने वाले खतरनाक वक्त का एक इशारा था। और गद्दी पर आते ही गुरमीत का अंदाज अपने पहले के गुरुओं से बिल्कुल अलग था। जहां पहले के गुरु सादे कपड़े पहनते थे, वहीं गुरमीत भड़कीले डिजाइनर कपड़ों में नजर आता था। जहां पहले समुदाय पर जोर था, वहीं अब गुरमीत अपनी पूजा करवाने लगा। उसने एक आध्यात्मिक गुरु की छवि को बदलकर एक रॉक स्टार गॉडमैन की इमेज बना ली, जिसके पास अपनी एक प्राइवेट आर्मी तक थी। ये सब एक सोची समझी चाल थी। तो ये जो रॉकस्टार बाबा वाली इमेज थी, ये सिर्फ दिखावा नहीं थी। इसके पीछे था एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर और एक भयानक आपराधिक दुनिया। चलिए अब डेरा के इसी अपराध के साम्राज्य पर नजर डालते हैं। ये सिर्फ एक आश्रम या डेरा नहीं था, ये एक पूरा कॉर्पोरेट एम्पायर था। जरा सोचिए, खाने पीने के प्रोडक्ट से लेकर कॉस्मेटिक्स तक, कपड़ों से लेकर दवाइयों तक, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, सिरसा में 700 एकड़ की जमीन, सुपरमार्केट, पेट्रोल पंप, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स, सब कुछ डेरा के कंट्रोल में था। ये एक बहुत बड़ी मल्टी लेवल कंपनी की तरह काम कर रहा था। लेकिन पैसों से भी बड़ी ताकत थी उसके लाखों भक्त, और ये भक्त बन गए एक बहुत बड़ा वोट बैंक। मतलब गुरमीत का एक इशारा और लाखों वोट किसी भी पार्टी को मिल सकते थे या उससे छिन सकते थे। इसी वजह से हर पार्टी के बड़े बड़े नेता उसके दरवाजे पर हाजिरी लगाते थे और यही राजनीतिक ताकत उसे कानून से भी ऊपर बना रही थी। और इस ताकत की आड़ में जो हो रहा था वो और भी ज्यादा डरावना था। सीबीआई की जांच में एक कोड वर्ड सामने आया, माफी। सुनने में तो ये एक साधारण शब्द लगता है, लेकिन डेरा के अंदर इसका मतलब था गुरमीत का यौन शोषण। इस कोड वर्ड का इस्तेमाल करके इस घिनौने काम को एक सामान्य बात की तरह बना दिया गया था। बात सिर्फ यौन शोषण तक ही नहीं रुकी, एक और खौफनाक आरोप सामने आया। एक याचिकाकर्ता ने दावा किया कि डेरा के अंदर करीब 400 पुरुष भक्तों को जबरदस्ती नपुंसक बना दिया गया था और वजह ये बताई गई
कि ऐसा करने से वो भगवान यानी गुरमीत के ज्यादा करीब पहुंच जाएंगे और उनकी भक्ति कभी कम नहीं होगी। अब आप सोचिए, जिसके पास इतनी ताकत हो, पैसा हो, राजनीतिक पहुंच हो, उसे कानून के कटघरे में खड़ा करना लगभग नामुमकिन सा लगता है। लेकिन कुछ बहादुर लोगों ने ये लड़ाई लड़ी, और ये लड़ाई 1-2 साल नहीं बल्कि 1 दशक से भी ज्यादा चली। 2002 में सीबीआई ने केस तो अपने हाथ में ले लिया, लेकिन उनके लिए रास्ता आसान नहीं था। डेरा के लोग बात करने को तैयार नहीं थे। जो गवाह हिम्मत जुटाते उन्हें डराया धमकाया जाता था। और सबसे अजीब बात ये थी कि कई बार तो पीड़ितों के परिवार वाले ही गुरमीत का साथ देते थे। मतलब सीबीआई हर तरफ से घिरी हुई थी। और ये दबाव सिर्फ डेरा के अंदर से नहीं था, बल्कि बाहर से भी आ रहा था। एक सीबीआई अफसर ने बाद में बताया कि ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी जिसका फोन ना आया हो। सबके सब जांच को धीमा करने या रोकने के लिए दबाव डाल रहे थे। इससे पता चलता है कि गुरमीत का असर कितना गहरा था। और इस सबके बीच एक और अजीब चीज हो रही थी। एक तरफ गुरमीत पर रेप और मर्डर जैसे गंभीर केस चल रहे थे, और दूसरी तरफ उसने अपना बॉलीवुड करियर शुरू कर दिया। MSG, द मैसेंजर ऑफ गॉड जैसी फिल्में बनाकर वो खुद को एक सुपर हीरो की तरह पेश कर रहा था। मतलब कानून का कोई डर ही नहीं था। लेकिन इतनी धमकियों और दबाव के बावजूद कुछ लोग थे जो पीछे नहीं हटे। वो 2 साध्वियां जिन्होंने गवाही देने की हिम्मत दिखाई। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति, जो अपने पिता के लिए लड़ते रहे, और M नारायण की अगुवाई वाली सीबीआई की टीम। इन लोगों ने 15 साल तक इस केस को जिंदा रखा। और फिर आया साल 2017, जब 15 साल की इस लंबी लड़ाई का फैसला होना था। केस अपने अंजाम तक तो पहुंचा, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। 25 अगस्त 2017 जज जगदीप सिंह ने गुरमीत राम रहीम सिंह को रेप का दोषी करार दिया। जैसे ही ये फैसला आया, कोर्टरूम में तो सन्नाटा छा गया, लेकिन बाहर उसके भक्तों ने कहर बरपा दिया। दंगे भड़क उठे, जिसमें 40 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। 2 साध्वियों से बलात्कार के जुर्म में गुरमीत राम रहीम को 20 साल की सजा सुनाई गई। ये एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला था। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, कहानी का असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था। तो अब ये नंबर देखिए, 300। ये वो दिन हैं जो गुरमीत ने अपनी सजा के बाद जेल के बाहर बिताए हैं, पैरोल पर। और सबसे दिलचस्प बात है इन पैरोल की टाइमिंग। ये ज्यादातर तब मिलती हैं जब कोई बड़ा राज्य चुनाव आने वाला होता है। आप खुद इस पैटर्न को देखें। 2022 में पंजाब के चुनाव थे, उसे 21 दिन की बेल मिल गई। फिर दूसरे राज्यों में चुनाव आए, उसे 40 दिन की पैरोल मिल गई। ये साफ दिखाता है कि जेल में होने के बावजूद उसका राजनीतिक असर खत्म नहीं हुआ है, और वो आज भी सिस्टम में मौजूद कमजोरियों का फायदा उठा रहा है। तो आखिर में एक ही सवाल बचता है, और ये सवाल हम सबके लिए है। ज्यादा ताकतवर कौन है, देश का कानून या एक वोट बैंक?